If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अरीना ट्यूटोरियल्स। सो बच्चों, फाइनली क्लास 9th के बाद वेलकम टू क्लास 10th, है ना। क्लास 10th का फर्स्ट क्लास आपका केमिस्ट्री का है। ये बहुत ही एक्साइटेड हो गए। नॉर्मली हम लोग भी बहुत एक्साइटेड होते हैं जब बच्चे 10th में जाते हैं, तो उनको पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है ना। ओके, आई होप आप लोगों का 9th का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। 10th जो बच्चों आपका है, 10th में आप लोगों के केमिस्ट्री में लिमिटेड चैप्टर्स है। लिमिटेड इन द सेंस ऐसा भी नहीं है कि पूरा भर दिया है, एक्सेस भी नहीं है और इतना कम भी नहीं है, ठीक है। और बहुत इजी है, देखोगे ना तो केमिस्ट्री बहुत इजी है। और मैं जो बुक फॉलो कर रही हूँ दैट इज़ कॉन्साइज केमिस्ट्री। कॉन्साइज केमिस्ट्री ना बच्चों बहुत अच्छा होता है, बढ़िया एकदम बुक होता है। नोट्स वोट्स के लिए केमिस्ट्री फिजिक्स का कॉन्साइज ही चलना चाहिए, मतलब वो ही नॉर्मली टीचर्स भी फॉलो करते हैं। हो सकता है कि आपके स्कूल में अलग पब्लिशर का बुक फॉलो करते होंगे, लेकिन साथ में ही ना बच्चों आप लोग कॉन्साइज खरीद लो। ये मैं ICSE बच्चों का बात कर रही हूँ, क्लियर। ओके, अब देखते हैं इसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं। तो इसका तो बच्चों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कचुम्बर बन गया है ये जगह, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर टोटल आप लोग देखोगे तो 1 से लेकर 12 चैप्टर है, क्लियर। 1 से लेकर 12 चैप्टर है, ठीक है। अब 12 में यहाँ पर आप लोग देखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना जो दिया है ना, अप टू कार्बोक्सिलिक लाइक एसिड, ये अलग पार्ट है जो आप लोग फर्स्ट टाइम क्लास 10th में पढ़ोगे, ठीक है। ये जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों का पहली बार ही 10th में इंट्रोड्यूस होगा ये टॉपिक। अदरवाइज यहाँ से लेकर यहाँ तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेनली है यहाँ पर, जो कि इजी है। आप लोगों को कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होने वाला है समझने में। बस बात यह है, ध्यान से क्लास अटेंड करना। जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बोलते रहूँगी, आप लोगों को क्या करना है, एक नोट डाउन करते चलते रहना है उसको। एक कॉपी पेन में आप लोगों को नोट डाउन करते रहना है, रुकना नहीं है, क्लियर। और मैं ट्राई करूँगी कि एकदम ईजी तरीके से आप लोगों को मैं चैप्टर समझाते चलूँ। अब आप लोगों को याद होगा, मैं क्लास 9th में जो बच्चे केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स लिए थे, है ना, उनको पता है कि क्लास 9th में हम लोग एक पीरियडिक टेबल करके चैप्टर पढ़े थे, चैप्टर नंबर 5। और मैं उस समय बोली थी कि क्लास 10th में भी बच्चों आपका पहला चैप्टर होगा पीरियडिक टेबल। वहाँ पर आप पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ और वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ोगे। तो आप लोगों का जो पहला चैप्टर है, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ईजी है, वो आपका है पीरियडिक टेबल से रिलेटेड, जिसका नाम है पीरियडिक टेबल, पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ एंड वेरिएशन ऑफ व्हाट प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर आप लोगों का सिलेबस दिया है। सिलेबस मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ से सिलेबस आराम से डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो क्या है क्या नहीं है। और नॉर्मली यहाँ पर भी आप लोग मैच कर सकते हो इस पार्ट में, ठीक है। यहाँ आप लोगों का सिलेबस दिया गया है। सिलेबस में जो जो टॉपिक पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, वो सब यहाँ पर लिखा गया है। ओके, सो हम लोग ये जो चैप्टर है, आप लोगों को पता ही चल ही क्या होगा कि हम लोग पीरियडिक टेबल से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। तो दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट व्हाट, ऑल अबाउट पीरियडिक टेबल। और उसके अंदर में जो नई नई चीज़ें हैं उस प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। Now, without wasting any time, let's get started with the video. Okay, अब देखो बच्चों ध्यान से, हाँ, एकदम इजी चैप्टर है ये। अब आप लोग अपना बुक खोलोगे, आप लोगों को पीरियडिक टेबल दिख जाएगा, है ना। पहला चैप्टर पीरियडिक टेबल आप लोग खोल लेना, ठीक है। जैसे कि मेरा ये रहा पीरियडिक टेबल, ये रहा हम लोगों का पीरियडिक टेबल। अब आप लोग को थोड़ा सा याद करना है कि आप लोग पहले क्या क्या पढ़े थे क्लास 9th में, है ना। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। अब आप लोगों को पता है पीरियडिक टेबल में बेसिकली, अब उस समय जब आप लोग चैप्टर पढ़ रहे थे तो आप लोग पढ़े होंगे कि बहुत सारे साइंटिस्ट लोग, केमिस्ट लोग लगे हुए थे पीरियडिक टेबल बनाने में, लगे हुए थे एलिमेंट्स को अरेंज करने में। तो जो फाइनल टेबल बना, मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो हम लोग को सामने दिख रहा है, इट वॉज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। यहाँ पर एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के हिसाब से सजाया गया है, क्लियर। अब मॉडर्न पीरियडिक टेबल में आप लोग देखोगे तो आप लोगों को, जैसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल भी इसको बोलते हैं, आप लोगों को ये सीधा सीधा वर्टिकल लाइन दिख रहा है, कॉलम, ये सीधा सीधा जितना सारा लाइन खिंचा हुआ है, टोटल देखना है यहाँ पर। आप लोग काउंट करना कितना सारा है, काउंट करोगे 18 आएगा। तो ये जो वर्टिकल कॉलम्स है, जो सीधा सीधा जो लाइन दिया है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप्स। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, ग्रुप। और टोटल आप लोग काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 करते करते चलोगे तो टोटल आएगा 18 ग्रुप। कितना ग्रुप, 18 ग्रुप। तो ये जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल होता है, इसमें टोटल होता है 18 ग्रुप, ठीक है। उसके बाद ये जो आप लोगों को हॉरिजॉन्टल रोज दिख रहा है, ये जो सीधा लाइन है, ये एक लाइन, यहाँ पर देखो 2 लिखा है, ये 2 के सामने वाले का ये 3 है, ये तीसरा नंबर लाइन, ये 4 है,
ये 4th नंबर लाइन, ये 5 नंबर लाइन, ये 6 नंबर और ये 7th नंबर लाइन है। तो टोटल इसमें 7 हॉरिजेंटल ऐसे लाइन होते हैं, रोज होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पीरियड्स। ओके, सो टोटल अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर 7 पीरियड्स है। क्लियर, टोटल है 7 पीरियड्स एंड टोटल अगर हम लोग ग्रुप काउंट करेंगे सो 1 से लेकर 18 आएगा। दैट मीन्स टोटल 18 ग्रुप्स आर देयर इन द मॉडर्न और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ओके, देन यहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स है। अब बच्चों आप लोगों को याद होगा कि अलग अलग ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं। अलग अलग ग्रुप में जैसे कि 1 ग्रुप है, 2nd नंबर ग्रुप है, ये हो गया 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो ये जितने भी ग्रुप्स दिख रहे हैं ना, ये बीच वाले को छोड़ के, ये बीच वाले को हम लोग जो 3B से लेकर यहाँ पर 2B लिखा हुआ है, इसको हम लोग ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं और ये हम लोग के कोर्स में नहीं है। जस्ट हम लोग रिकॉल कर रहे हैं बच्चों, अभी क्लास 9th का, क्लास 10th का शुरू अभी तक हुआ ही नहीं है टॉपिक, है ना। तो बच्चों ये जो पहला ग्रुप आपको दिख रहा है 1A, उसको हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स का ग्रुप है वो। उस ग्रुप में कौन पाए जाते हैं? अल्कली मेटल्स। अब जो 2nd ग्रुप था, 2 नंबर ग्रुप, 2nd नंबर ग्रुप, उसमें किस टाइप के एलिमेंट्स पाए जाते हैं? उसमें जो भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मैटर। आप लोग अपना बुक खोलो और उसमें मैच करते रहो, ठीक है, उसमें देखते रहो, आप लोगों को याद आ जाएगा। ग्रुप नंबर 3 से 12 जो बीच का ग्रुप था उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ग्रुप। सो ग्रुप 3 to 12 इज ऑक्यूपाइड बाय ट्रांजिशन एलिमेंट। ग्रुप नंबर 13 को हम लोग बोलेंगे बोरन फैमिली। याद है आपको? ग्रुप नंबर 13 मतलब ये वाला ग्रुप, ये देखो 13 मतलब ये वाला ग्रुप जिसको 3A बोला है, ये बोरन फैमिली है बच्चों, क्योंकि ये ग्रुप बोरन से स्टार्ट हो रहा है। ग्रुप नंबर 14 को हम लोग बोलेंगे कार्बन फैमिली, क्योंकि ये ग्रुप कार्बन से स्टार्ट हो रहा है। ग्रुप नंबर 15 को बोलेंगे नाइट्रोजन फैमिली, क्यों वो आपको पता है। ग्रुप नंबर 16 को बोलेंगे ऑक्सीजन फैमिली, क्योंकि वो ऑक्सीजन से स्टार्ट हो रहा है। 16 या फिर 6A करके हम लोग लिखते हैं, आपको याद होगा। ग्रुप नंबर 17 को हम लोग बोलते हैं हैलोजन फैमिली। फ्लोरीन फैमिली मत बोल देना, इसको हम लोग हैलोजन फैमिली बोलते हैं। हैलोजन ऐसे वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि सॉल्ट बनाने में मदद करते हैं। और ये जो लास्ट ग्रुप है, ग्रुप नंबर 18, जिसको हम 0 ग्रुप बोलते हैं, इसमें पाए जाते हैं नोबल गैसेस जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर मैं वही सब चीज़ें लिखी हूँ, कौन सा ग्रुप को क्या बोलते हैं, कौन सा ग्रुप को क्या बोलते हैं। सो ग्रुप 1 को हमने एल्कली मेटल बोलते हैं, तो आप लोग ग्रुप 1 को ऐसे लिखते हो, याद है? ग्रुप 1A। ये वाला है ग्रुप 2A, आप लोग रोमन नंबर में 2 लिखते हो, फिर A लिखते हो। ग्रुप 13 को ग्रुप 3A, सब में AA जाएगा यहाँ पर। ग्रुप नंबर 14 को ग्रुप 4A, ग्रुप नंबर 15 को ग्रुप 5A, ग्रुप नंबर 16 को ग्रुप 6A, ग्रुप नंबर 17 कहाँ गया? ये रहा, ग्रुप नंबर 17 को 7A। और लास्ट ग्रुप जो है हम लोग उसको नॉर्मली 0 ग्रुप, यहाँ पर मैं लिखी हूँ 0 ग्रुप, हम लोग उसको बोलते हैं। इसको याद रखना। फिर आप लोगों को याद होगा कि अगर हम लोग को किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर पता करना है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देख लो, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर मैं इसका एग्जाम्पल दे के समझाऊंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। एग्जाम्पल देके समझाऊंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैसे? अब जैसे कि मैं नाइट्रोजन का बात कर रही हूँ, एग्जाम्पल, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना बच्चों? 7, K में 2 जाएगा, L में जाएगा 5। ये तो आप लोगों को नॉर्मली पता है ना। इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। फिर यहाँ पर आप लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, तो ये रहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये है 5। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हमको ग्रुप पता चलता है, तो नाइट्रोजन का ग्रुप होता है बच्चों 5A। रोमन नंबर में 5 लिखना और A लगा देना, मतलब लास्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उससे आप लोगों को उसका ग्रुप पता चल जाएगा। 5 है तो रोमन नंबर में 5 लिखना। अगर आप लोग ऐसे लिखोगे ना ग्रुप 5 तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? अब हम लोग देखिए बुक में नाइट्रोजन का फैमिली कौन सा है, तो नाइट्रोजन देखो यहाँ आ रहा है 5A, वही चीज़ मैं बता रही हूँ, आप लोग अपने बुक में देखो। क्लियर? एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं हम लोग अभी, जैसे कि मैं ले ली नियॉन। नियॉन का तो एटॉमिक नंबर होता है 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी तो KL। थोड़ा सा बच्चों माइंड मत करना, पीछे बहुत आवाज़ आ रहा है गाड़ी उड़ी का, जहाँ मैं रहती हूँ ना भयंकर वाला ट्रैफिक होता है, मैं क्या करूँ। 2 and 8। क्लियर? अब आप लोग इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, ये रहा 8। अब आप लोगों को पता है कि भाई 8 आ गया मतलब स्टेबल हो गया, लास्ट में 8 आ गया मतलब ये स्टेबल है। चुपचाप आप लोग वहाँ पर लिख देना 0 ग्रुप, ये लास्ट ग्रुप है 0 ग्रुप। अगर हीलियम आ गया, हीलियम का होता है 2, तो K में हो गया 2, आप लोगों को पता है। अब नॉर्मली तो पता है कि भाई हीलियम नोबल गैस है, तो हीलियम का ग्रुप हो जाएगा 0 ग्रुप। क्लियर?
तो हम लोग ग्रुप नंबर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ग्रुप नंबर का पता लगा सकते हैं। अब पीरियड नंबर, अभी नंबर ऑफ सेल से हम लोग पीरियड नंबर पता कर सकते हैं। कैसे? अब जैसे कि मैं नाइट्रोजन को ले लेती हूँ, ये रहा नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन में मुझे पता करना है कौन से पीरियड में ये पाया जाता है, तो उसके लिए आई हैव टू काउंट द नंबर ऑफ शेल्स। तो इस नाइट्रोजन में कितने शेल्स हैं? 1 2, 2 शेल है, दैट मीन्स सेकेंड पीरियड। चेक करें नाइट्रोजन का सेकेंड पीरियड। ये पहला पीरियड है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम है। पीरियड हम लोग हमेशा ऐसे देखते हैं, जैसे आप लोग अपने स्कूल का टाइम टेबल में देखते हो ना, आप लोग ऐसे देखते हो, ऐसे जाते हो। ये जो आप लोगों को सामने में पीरियोडिक टेबल दिख रहा है, उसमें ये फर्स्ट पीरियड यहाँ लिखा है, पर हम लोग ऐसे जाएंगे। ये सेकंड है, हम लोग ऐसे जाएंगे। ये थर्ड है, हम लोग ऐसे जाएंगे। तो नाइट्रोजन का आया 2 शेल, सेकंड पीरियड में होना चाहिए वो। सेकंड, ये रहा देखो, सेकंड नंबर पीरियड में नाइट्रोजन आता है। अगर मैं बात करूँगी आर्गन का कौन सा नंबर पीरियड है, ठीक है। अभी उसके लिए मुझे नंबर ऑफ शेल काउंट करना पड़ेगा, जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना ज़रूरी है। KLM 288, जस्ट काउंट द नंबर ऑफ शेल्स। तो 3 सेल्स आर देयर, दैट मीन्स थर्ड पीरियड में देखें, चेक करें आर्गन है कि नहीं। थर्ड पीरियड ये रहा, आर्गन ये रहा। तो हम लोग, अगर आप लोग को क्वेश्चन में पूछेगा कि कोई एलिमेंट कौन सा पीरियड में है, तो आप लोग नंबर ऑफ शेल काउंट करना। अगर पूछेगा ग्रुप कौन सा है उसका, तो आप लोगों को वहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है। क्लियर? जो तरीका मैं बता रही हूँ उसको आप लोग लिखते चलो, नोट डाउन करते चलो। अब एक तो क्वेश्चन है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ताकि क्लास 9 का हर चीज़ रिकॉल हो जाए। मैं ये नीचे वाले पेपर को ना एक बार साइड कर देती हूँ, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है ये, है ना। अब ठीक है। नाउ अब एक क्वेश्चन है, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट है 17 इलेक्ट्रॉन। आप लोग ये मत समझना कि 10th में नहीं आ सकता है, आ भी सकता है। अरे भाई, कुछ भी हो सकता है। एन एटम ऑफ एन एलिमेंट है 17 इलेक्ट्रॉन। एक एटम के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स है, 17 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। इलेक्ट्रॉन का नंबर दिया है, तो इससे आप लोग प्रोटॉन का नंबर नहीं पता कर सकते हो, एटॉमिक नंबर नहीं पता कर सकते हो। कैसे? अब मैं आगे क्वेश्चन पढ़ नहीं रही हूँ, मैं डायरेक्ट 17 इलेक्ट्रॉन दिया है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। याद आया? 17 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी कितना होगा? 17, और एटॉमिक नंबर भी 17, है ना। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सा ग्रुप को बिलोंग करता है, तो एक बार देख लेते हैं कौन सा ग्रुप को बिलोंग करेगा। इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एटॉमिक नंबर 17 है, डेफिनेटली ये क्लोरीन है। अब कौन सा ग्रुप को बिलोंग करता है, उसके लिए हम लोगों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना पड़ेगा, लास्ट का इलेक्ट्रॉन, जिसके लिए हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा? हम लोगों को यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। 287, बाहर वाला लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन देखो 7 है, तो इसका 7 रोमन नंबर में लिखना और A लिख देना। तो इसका ग्रुप कौन सा है? ग्रुप 7A। देन टू विच पीरियड डज इट बिलोंग? कौन सा पीरियड है इसका? तो आप लोग काउंट कर लो नंबर ऑफ शेल, पीरियड नंबर निकालना है तो शेल काउंट कर लो 1 2 3, सो थर्ड पीरियड। अब इसकी वैलेंसी लिखनी है, देखो राइट इट्स वैलेंसी। अब यहाँ पर आप लोग लास्ट का देखो इलेक्ट्रॉन, ये तो नॉन मेटल है, पता चल गया हम लोगों को, क्योंकि इसके लास्ट शेल में 5 6 7 अगर ऐसा होता है तो पता है ना नॉन मेटल होता है, तो 7 है। अब इसको स्टेबल होने के लिए चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, 8 हो जाएगा। और आप लोगों को याद भी होगा कि वैलेंसी अगर निकालते हैं नॉन मेटल का, तो उसका फॉर्मूला है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जिस बच्चों को याद है ना ये सब चीज़ें, क्योंकि मैं उस समय ही बोल दी थी याद रखना, है ना, मैं सिर्फ रिकॉल कर रही हूँ, अभी रिकॉल करवा रही हूँ आप लोगों को क्लास 9 में हम लोग क्या पढ़े थे। ये नॉन मेटल है तो इसका वैलेंसी निकालेंगे, 8 माइनस वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 8 माइनस 7 तो हो गया 1, तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। -1 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि -1 लिख देना तो बाबू। इज इट अ मेटल और अ नॉन मेटल? मेटल है कि ये नॉन मेटल है? तो भाई ये नॉन मेटल है। और आइडेंटिफाई करो एलिमेंट को, तो कौन था ये, कौन था? ओके, अब नेक्स्ट थोड़ा और रिकॉल कर लिया जाए। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन याद है बच्चों? ऑक्सीडेशन का मतलब द प्रोसेस इन विच एटम और आयन या लूजेस इलेक्ट्रॉन। ऑयल याद है? ऑयल, तेल,
रिग। ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर कोई भी एलिमेंट, एटम, आयन इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो हम लोग उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। उसका उल्टा होता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब रिग, देखो, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द प्रोसेस इन विच एन एटम और आयन गेन्स इलेक्ट्रॉन, हम लोग उसको बोलते हैं क्या, हम लोग उसको बोलते हैं रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जो भी एलिमेंट रिडक्शन हो रहा है जिसमें भी, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बच्चों, याद होगा। अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है वो सब्सटेंस कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन उसमें हो रहा है रिडक्शन। अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, छोड़ दे रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा रेड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब आप लोगों को याद होगा मेटल्स को हम लोग बोलते हैं वो गुड रेड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? रेड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो भाई मेटल तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज ही करता है कि नहीं? सो मेटल्स आर गुड डैश एजेंट्स, व्हाट? रेड्यूसिंग एजेंट्स। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन मेटल्स क्या करते हैं बच्चों? नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे कि रेड्यूसिंग एजेंट? नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो नॉन मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, अभी मेटल्स गेट डैश बाय डैश इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखोगे तो इसका ऑप्शन यहाँ दिया है, इसका ऑप्शन यहाँ दिया है। तो मेटल्स क्या होता है? मेटल्स गेट डैश, तो बच्चों मेटल्स हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा, है कि नहीं? ऑक्सीडाइज होगा मतलब, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन। सो मेटल्स हमेशा ऑक्सीडाइज होता है बाय डैश इलेक्ट्रॉन, बाय क्या करके? वो बाय लूजिंग और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। मेटल्स हमेशा ऑक्सीडाइज होते हैं। वो लोग रेड्यूसिंग एजेंट्स हैं। रेड्यूसिंग एजेंट अलग होता है, ऑक्सीडाइज अलग होता है। ठीक है, मेटल्स हमेशा ऑक्सीडाइज होते हैं बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों लोग दिमाग लगाओ, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को तो डोनेट करेगा ना, और जहाँ वो डोनेट किया तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो मेटल ऑक्सीडाइज होता है क्या करके? बाय व्हाट? बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। और जो नॉन मेटल्स होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है नॉन मेटल्स गेट डैश बाय डैश इलेक्ट्रॉन। से पहले आप लोग इसको सॉल्व कर लो, सेकंड वाला ऑप्शन को। नॉन मेटल्स हमेशा क्या करता है बच्चों? वो एक्सेप्ट करता है। नॉन मेटल्स गेन करता है, एक्सेप्ट करता है। और अगर वो एक्सेप्ट कर लिया तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? अगर वो गेन करता है तो रिडक्शन बोलते हैं। तो नॉन मेटल्स हमेशा रेड्यूस हो जाता है, ठीक है, बाय एक्सेप्टिंग व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स। अभी एल्कली मेटल्स जो कि ग्रुप 1 में पाए जाते हैं, देखो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, वी ऑल नो दैट इन द ग्रुप 1 ऑफ पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 में एल्कली मेटल्स आर फाउंड। ठीक है, वो लोग पाए जाते हैं। और मेटल्स है वो, चाहे वो एल्कली मेटल हो चाहे वो कोई दूसरा मेटल हो, मेटल तो है ना। तो एल्कली मेटल्स गुड रेड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स गुड रेड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो एल्कली मेटल्स जो ग्रुप 1 में पाया जाता है वो बहुत अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, बहुत अच्छा मेटल है वो, बहुत एक्टिव मेटल होते हैं एल्कली मेटल्स लोग, रिएक्टिव मेटल होते हैं। क्वेश्चन आता है कि एल्कली मेटल्स लोग क्यों अच्छे रेड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं? तो भाई इसलिए होते हैं क्योंकि रेड्यूसिंग एजेंट लोग इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। और यहाँ पर एल्कली मेटल, जैसे कि एग्जांपल में जो एल्कली मेटल का सोडियम में अगर लूँगी, अगर मैं यहाँ पर एक एल्कली मेटल का एग्जांपल ली, जैसे कि सोडियम एक एल्कली मेटल है, याद होगा लीना की रबड़ी सस्ती और फ्री, ग्रुप 1 में एल्कली मेटल रहते हैं। इसका होता है बच्चों एटॉमिक नंबर 11, पहला में 2, दूसरे में 8 और लास्ट में 1। तो ये मेटल है, लास्ट में इसके 1 है। अब ये क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ठीक है, अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके स्टेबल होगा, लूज करेगा, इसलिए हम लोग इसको रेड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है एल्कली मेटल्स आर गुड रेड्यूसिंग एजेंट्स। क्यों? गिव रीजन। क्योंकि दे लूज 1 इलेक्ट्रॉन, उनका जो लास्ट में जो एक इलेक्ट्रॉन रहता है वो उसको लूज करते हैं। लूज करके वो लोग अपने पास वाले नोबल गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं। सिंपल सा चीज़ है। और वैसे ही ग्रुप 17 के लिए क्वेश्चन आता है कि ग्रुप 17 में जो हैलोजेंस पाए जाते हैं, हैलोजेंस याद होगा आप लोगों को, फ्लोरीन, फिर कॉल कर बाहर आई आंटी, याद है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सब जो होते हैं। तो हैलोजेंस बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो बच्चों हैलोजेंस तो होते हैं नॉन मेटल। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहता है कि हैलोजन मेटल है कि नॉन मेटल है। ठीक है,
तो नॉन मेटल होते हैं हैलोजन लोग। तो हैलोजेंस जो ग्रुप 17 में पाए जाते हैं नॉन मेटल है, सो दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों वो लोग गुड ऑक्सीडाइजिंग होते हैं एजेंट? अब मैं एग्जांपल ले लूँ एक नॉन मेटल का, अगर हैलोजन का मैं एग्जांपल ले लूँ तो 2 2 8 7, बाहर में कितना होता है 7 होता है। नॉन मेटल है तो वो एक्सेप्ट करेगा, तो वो क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन को लेके स्टेबल हो जाएगा, एक और ऐड हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो ये लोग बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबल हो जाते हैं। क्लियर? क्या हो जाते हैं ये लोग? स्टेबल हो जाते हैं। फिर है पीरियोडिक प्रॉपर्टी एंड पीरियोडिसिटी। अब बच्चों अब आ गया आपका मेन रिलेटेड टू क्लास 10। अब क्लास 10th में आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है उसका स्टार्ट हो रहा है अभी। अभी तक हम लोग सिर्फ रिकॉल कर रहे थे क्लास 9th का। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टी एंड पीरियोडिसिटी। अब ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या होता है? अब जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ पीरियोडिक प्रॉपर्टी का, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर सर्टेन प्रॉपर्टीज, सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे कि ये रहा, पहले आप लोग देख ही लो क्या क्या प्रॉपर्टी है। यहाँ पर टोटल में 6 प्रॉपर्टी लिखी हूँ। एटॉमिक साइज है, मेटेलिक कैरेक्टर है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ऐसे करके टोटल 6 प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी का बात हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये जो प्रॉपर्टी होते हैं ना, ये जो 5-6 प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखी हूँ, दीज आर दी प्रॉपर्टीज जो कि एलिमेंट्स का ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड होते हैं। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब पीरियोडिक टेबल में हम लोग को जो एलिमेंट दिखता है, तो ये जो प्रॉपर्टीज होते हैं ये लोग क्या होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ये लोग रिलेटेड होते हैं। एंड व्हेन वी मूव अक्रॉस अ पीरियोडिक टेबल, और जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं, अब जैसे कि ये पीरियोडिक टेबल हो गया, कभी भी पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो हमेशा लेफ्ट टू राइट हम लोग जाते हैं ऐसे। जैसे कि फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में आ गया हाइड्रोजन, उसके बाद गायब होके बीच में सब चीज़ गायब है, यहाँ आ गया आपका हीलियम। देन ये सेकंड पीरियड है, तो देखो मैं लेफ्ट से राइट की तरफ ऐसे जा रही हूँ, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। अगर मुझे फोर्थ पीरियड को पढ़ना है, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम पोटेशियम, ये पास में दिखा देती हूँ, यस पोटेशियम। तो पोटेशियम से स्टार्ट करोगे, फिर आप लोग कैल्शियम, स्कैंडियम, ऐसे करके आप लोग ऐसे मूव करोगे। सो लेफ्ट से राइट की तरफ हम लोग हमेशा स्टडी करते हैं पीरियोडिक टेबल को, ठीक है। इफ़ वी आर मूविंग अक्रॉस अ पीरियड, अगर आप लोग कोई भी पीरियड को पढ़ रहे हो, सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। देन एक और तरीका है जिससे हम लोग इस पीरियोडिक टेबल को स्टडी करते हैं, वहाँ पर हम लोग मेनली वी स्टार्ट फ्रॉम द टॉप एंड वी मूव टूवर्ड्स द बॉटम, ऐसे यहाँ से ऐसे टॉप टू बॉटम। जैसे कि ये हो गया पहला ग्रुप, 1 है पहला ग्रुप, ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग जाएंगे। सेकेंड ग्रुप है ये, सेकेंड A 2A लिखा है, ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग जाएंगे। सो हम लोग कभी भी, आप लोग स्कूल में भी देखना, कभी भी आप लोगों को कभी भी ये पीरियोडिक टेबल पढ़ाया जाएगा तो 2 तरीके से पढ़ाया जाता है। आप लोग अगर कोई भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में दिखाई थी, एटॉमिक साइज है, मेटेलिक कैरेक्टर है, जो 6 प्रॉपर्टीज़ में दिखाई थी, हम लोग कभी भी ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं। और दूसरा कैसे पढ़ते हैं? टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ होता है, देखो ये सब सर्टन जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं एलिमेंट्स के, ये लोग मेनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड हैं। और साथ साथ व्हेनेवर वी मूव अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या फिर डाउन द ग्रुप हम लोग जब भी जाते हैं, तो ये प्रॉपर्टीज़ में सर्टन वेरिएशन देखने को मिलता है। ये प्रॉपर्टी चेंज होता है मतलब छोटा से बड़ा और बड़ा से छोटा, असेंडिंग फॉर्म में और डिसेंडिंग फॉर्म में, ये ऐसे चेंज होता रहता है। समटाइम्स क्या होता है, आप लोग पढ़ोगे, जैसे कि आप लोग एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो, एटॉमिक साइज पढ़ रहे हो जैसे कि, तो आप लोग ऐसे स्टडी कर रहे हो, जैसे कि टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम जाओगे तो एटॉमिक साइज चेंज होता रहेगा, छोटा से बड़ा बनता रहेगा, ठीक है। अगर आप लोग सोडियम पोटेशियम का साइज कंपेयर करोगे तो ऐसा होगा कि जैसे कि आप लोग देखोगे एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है। अगर अक्रॉस अ पीरियड हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोग देखोगे साइज कंपेयर करोगे तो बड़ा से छोटा होता जाएगा। तो ऐसे वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है, चेंजेस देखने को मिलता है। सो पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम लोग किसको बोलते हैं? The properties of elements which are directly or indirectly related to electronic configuration and thus show a gradual variation as we move across a period from left to right or down the group from top to bottom.
ये प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इस टाइप से चेंजेस उनमें देखने को मिलता है पीरियोडिक टेबल में। और ये जो पूरा फिनोमिनन है इसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिसिटी। क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी। ये बड़ा सा डेफिनेशन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसका डेफिनेशन देखेंगे तो यहाँ पर है वो चीज़, द प्रॉपर्टीज विच रीअपियर एट रेगुलर इंटरवल, उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी। पीरियोडिक टेबल में कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि रेगुलर इंटरवल में रिपीट होते हैं, रीअपियर होते हैं, और उस फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पढ़ लोगे तो आप लोगों को बहुत सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। Clear? So periodic properties are the properties which are directly or indirectly related to electronic configuration, and whenever we move across a period from left to right or down the group from top to bottom, there is a gradual variation in this property. ठीक है, वेरिएशन देखने को मिलता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी एंड द फिनोमिनन इज नोन एज पीरियोडिसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये हम लोग को ये जो पीरियोडिसिटी देखने को मिल रहा है इसका रीज़न क्या है? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी? ये जो हम लोग को यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेगा, जैसे कि ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज देख लिए। सपोज आप लोग एटॉमिक साइज कंसिडर कर रहे हो, एटॉमिक साइज आप लोग स्टडी कर रहे हो डाउन द ग्रुप। ऐसे पहला ग्रुप में आप लोग पढ़ रहे हो हाइड्रोजन का साइज़ क्या है, लिथियम का साइज़ क्या है, सोडियम का साइज़ क्या है, कंपेयर करोगे लिथियम का साइज़ बड़ा है कि सोडियम का। ठीक है, आप लोग ऐसे स्टडी कर रहे हो तो आप लोग को जो ये चेंज देखने को मिल रहा है ना, वेरिएशन देखने को मिल रहा है छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा प्रॉपर्टी में, वो क्यों होता है? ठीक है, वो क्यों होता है? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज़ ड्यू टू द रेकरेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब क्या होता है ना, हम लोग कभी भी पीरियोडिक टेबल में से मूव करते हैं लेफ़्ट से राइट की तरफ, फिर वापस आएंगे, फिर लेफ़्ट से राइट, तो हम लोग देखेंगे एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट हो रहा है। कैसे? अब यहाँ पर देखो, अब जैसे कि आप लोग सेकेंड पीरियड को ले लो। पहला में क्या है? लिथियम, फिर है बेरिलियम। ठीक है, ये लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। नियॉन खत्म हुआ तो आप लोग आओगे थर्ड पीरियड का पहला एलिमेंट में, किसमें? सोडियम में आओगे। तो लिथियम का अगर आप लोग देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 and 1। आप लोग इसे स्टडी करें, फिर आप लोग आ गए सोडियम में, सोडियम उसके नीचे, इसका होता है 2 8 1। क्लियर? तो आप लोग ऊपर नीचे को देखोगे तो देखना एक टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको कंपेयर कर रहा है, एक जैसे इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो रिकरेंस या रेपिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है ना, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसी की वजह से या ये जो पीरियोडिसिटी है, पीरियोडिक नेचर है, वो देखने को मिल रहे हैं। सो कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी, क्यों पीरियोडिसिटी देखने को मिलता है? बिकॉज ऑफ द रेकरेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसका मतलब है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में रेगुलर टाइम पीरियड के बाद सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है बोल के ये पीरियोडिसिटी देखने को मिलता है, ये प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलता है, इसमें चेंजेस देखने को हम लोगों को क्या मिलता है। क्लियर? तो एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी? सो इट इज ड्यू टू द रेपिटेशन और recurrence of similar electronic configuration और same number of electron in the last shell। लास्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बोल के हम लोग को ये प्रॉपर्टीज रिपीट में देखना, रेपिटेशन में देखने को मिलता है। क्लियर? ओके, अब ये जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है वो कौन कौन से हैं? टोटल देयर आर 6 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पहला है एटॉमिक साइज, जिसको एटॉमिक रेडियस भी बोलते हैं। दूसरा है मेटेलिक कैरेक्टर, तीसरा है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, फोर्थ नंबर इज आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी, फिफ्थ नंबर इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड लास्ट वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो टोटल 6 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होते हैं और हम लोग इसको एक एक करके अभी स्टडी करेंगे, इसी का रीज़न आता है। क्लियर? सो फर्स्ट वन इज एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक साइज क्या होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक साइज? एटॉमिक साइज का मतलब एटम का साइज है ना, एटम का साइज को हम लोग बोलते हैं क्या? एटॉमिक साइज। तो एटम का साइज कैसे हम लोग नाप सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जैसे कि मैं यहाँ पर एक एटम बना ली, ओके, ये पहला शेल, ये तो हो गया न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल। तो सेंटर से लेकर उसका लास्ट शेल के बीच का जो दूरी है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, दैट मीन्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का सेंटर ले लो और लास्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल,
उसका जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं व्हाट, एटॉमिक साइज। जैसे कि आप लोग यहाँ पर बना लो ऐसे, ये हो गया आपका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर जो आउटर मोस्ट शेल है, ये आउटर मोस्ट शेल है, वहां तक का जो दूरी है ये हो गया एटॉमिक साइज। क्या हो गया ये, एटॉमिक साइज। ओके, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल, इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक साइज। अच्छा, एटॉमिक साइज को ना हम लोग एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सपोज एक मॉलिक्यूल है, अब मॉलिक्यूल में तो बच्चों 2 एटम होते हैं, तो वहां पर हम लोग एटॉमिक साइज कैसे डिफाइन करेंगे, तो दोनों एटम का जो कि मॉलिक्यूल बनाए हैं उनका जो न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग बोल सकते हैं व्हाट, एटॉमिक साइज। तो ऐसे भी आप लोग डिफाइन कर सकते हो। क्लियर? ओके, अब इसका यूनिट, अब हम लोग साइज, ये जो एटॉमिक साइज है, डिस्टेंस तो नाप लिए, तो डिस्टेंस को तो बेसिकली हम लोग मीटर में नापते हैं, लेकिन बच्चों एटम इतना छोटा होता है कि मीटर में नहीं नाप सकते हैं। तो नॉर्मली जो यूनिट होता है एटॉमिक साइज का वो होता है पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर। ओके, और भी अगर अलग अलग यूनिट्स देखना चाहोगे तो यहाँ पर है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि 10⁻⁻10 मीटर है। ये 1 मिलीमीटर भी मैं लिख दी हूँ, क्या पता बाई चांस एग्जाम में कोई तरीके से पूछ दिया कन्वर्जन का, तो इसको यूज़ कर सकते हो। 1 मिलीमीटर होता है 10⁻³ मीटर, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है 10⁻10 मीटर, 1 पिकोमीटर होता है 10⁻12 मीटर। एटॉमिक रेडियस को हम लोग पिकोमीटर में मेज़र करते हैं। क्लियर? बहुत सिंपल सा इसका डेफिनेशन था। अब हम लोग देखेंगे कि जो ग्रेजुअल वेरिएशन होता है इस प्रॉपर्टी में, वो अक्रॉस अ पीरियड क्या होता है। जैसे कि एटॉमिक साइज हम लोग पहला प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, सो इफ वी विल मूव अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि पीरियड में हम लोग ऐसे ही जाएंगे ना, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, तो एटॉमिक साइज को क्या हो रहा है जब हम ऐसे जा रहे हैं। फिर हम लोग ये भी पढ़ेंगे डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होता है। सो अक्रॉस अ पीरियड, बच्चों सबसे पहले ये ध्यान से देखना ये चीज़, अक्रॉस अ पीरियड क्या हो रहा है। अब आप लोग कोई भी पीरियड को ले लो, जैसे कि मैं यहाँ पर सेकेंड पीरियड को ली हूँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऐसे करके मैं 4 ठो ली हूँ। ठीक है, लिथियम का हम लोग 2 1, मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ। बेरिलियम का 2 2, इसका हो गया 2 3, इसका हो गया 2 4। ओके, 2 4 इसका हो गया। अभी हम लोग अक्रॉस अ पीरियड लिखिए कि ये सेकेंड पीरियड का है, तो अक्रॉस अ पीरियड ऐसे जाएंगे, ऐसे जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पर आप लोग सबसे पहले नंबर ऑफ शेल काउंट करो। यहाँ कितना शेल है, ये K और L है, 2 शेल है, यहाँ भी 2 शेल, यहाँ भी 2 शेल, यहाँ भी 2 शेल। शेल का नंबर चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ शेल यहाँ पर सेम है। देन एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है एक एक करके। ये 2 था, ये 3 है, इसका एटॉमिक नंबर, सॉरी ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहा है। सो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ शेल को कुछ नहीं हो रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ा मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ेगा। क्लियर? एटॉमिक नंबर बढ़ा मतलब प्रोटॉन का नंबर भी बढ़ेगा। अच्छा, प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। अब ये न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज यहाँ देखो, इट इज़ द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है न्यूक्लियस के पास जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों न्यूक्लियस का, पता है ना। सो वो जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है, क्योंकि देखो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होता है, अब देखना यहाँ पर। अब जैसे कि मैं इसका यहाँ पर शेल बनाती हूँ, ये हो गया आपका लिथियम, पहला शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन और नेक्स्ट शेल में है इसका 1 इलेक्ट्रॉन, बना दी। नेक्स्ट है बेरिलियम, पहला में है 2 और सेकेंड वाले शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम लोग यहाँ पर बना देते हैं। फिर बोरॉन, पहला शेल में 2, नेक्स्ट में इसका है 3 1 2 3। फिर है कार्बन, पहला शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन और नेक्स्ट शेल में है 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4। ओके, अब
हम लोग अक्रॉस अ पीरियड मूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है। प्रोटॉन बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस का चार्ज भी बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बच्चों क्या करता है, जो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना उसको ऐसे पकड़ के खींच के रखता है। न्यूक्लियस के पास जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या करता है, ये जो लास्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उनको ऐसे पकड़ के खींच के रखता है। क्लियर। अब लिथियम को देखोगे तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस एक है, मतलब एक तो नहीं बोलना चाहिए, अंदर का जो न्यूक्लियस है वो बाहर में एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। नेक्स्ट आप लोग बेरिलियम में गए तो न्यूक्लियस पहले देखो एक इलेक्ट्रॉन था तो न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था। फिर आप लोग जैसे ही नेक्स्ट बेरिलियम में गए तो लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अब वो 2 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ज़्यादा जोर से खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से वो ज़्यादा जोर से एकदम अट्रैक्ट करके रखेगा लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को। फिर आप लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पर अगेन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन को वो जोर से पकड़ के खींच रहा है, नेक्स्ट 4 इलेक्ट्रॉन को एकदम और तेजी से वो खींच रहा है। तो ऐसे इस चक्कर में क्या होता है ना, ये जो लास्ट वाला शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको न्यूक्लियस खींच लेता है ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज, तो उसका साइज हो जाता है छोटा। सो व्हेनेवर वी मूव अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है। इसका मेन रीजन है इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ जाता है कि वो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स को एकदम जोर से तगड़ा तरीके से खींच के रखता है, जिसकी वजह से वो लोगों का साइज छोटा हो जाता है। न्यूक्लियस उन लोगों को जोर से खींचता है अपनी तरफ, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर का चार्ज बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। वो क्या करता है, जो बाहर में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको जोर से खींच के रखता है, बोल के उनका साइज हो जाता है छोटा। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूँगी बताओ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन में सबसे बड़ा साइज किसका है, तो पहले आप लोगों को ध्यान देना है कि वो लोग पीरियड में किस टाइप से अरेंज है। फिर अक्रॉस अ पीरियड जब भी हम लोग ऐसे मूव करते हैं तो एटम का साइज छोटा होता है, ठीक है, एटम का साइज छोटा होता है। तो यहाँ पर इनको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़ा से छोटा में। सबसे बड़ा लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर बोरॉन, फिर कार्बन। ओके, सो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको लिखी हूँ जो कि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। नंबर ऑफ शेल सेम रहता है अक्रॉस अ पीरियड, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाता है, न्यूक्लियस चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है। तो क्वेश्चन आता है व्हाट हैपेंस टू द एटॉमिक साइज अक्रॉस अ पीरियड, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। क्लियर। नाउ डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप में कंसिडर एनी ग्रुप, लाइक फर्स्ट ग्रुप हो गया, पहला ग्रुप को कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। पहला ग्रुप में वो लीना की रबड़ी सस्ती एंड फ्री, तो ली हो गया आपका पहला शेल में 2, दूसरा शेल ले लो 1 हो गया। ना मतलब सोडियम, सोडियम में पहला शेल है 2, दूसरा शेल में 8 और तीसरा शेल में है 1। लीना की। फिर हो गया पोटेशियम, दिख रहा है, पोटेशियम पहला शेल में 2, दूसरा में 8, फिर तीसरा में 8 और फिर एक चौथा शेल भी आएगा बापा, इसमें है 1। मतलब ये 2 1 था, ये 2 8 1 था, ये 2 8 8 1 था। अब बच्चों डाउन द ग्रुप जब आप लोग जा रहे हो, अब डाउन द ग्रुप में आप लोग देखोगे नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, काउंट कर लो, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है, इसका एटॉमिक नंबर 3 था, ये हो गया 11, ये हो गया 19, तो एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है, ठीक है। शेल बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी यहाँ पर बढ़ रहा है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रोटॉन का नंबर भी बढ़ रहा है, शेल भी बढ़ रहा है। अब आप लोग बोलोगे न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, तो यस न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। इसके पास जितना न्यूक्लियर चार्ज है इसके पास उससे ज़्यादा है, इसके पास इससे ज़्यादा है। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो उसको तो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ जोर से खींच के रखना चाहिए, जिसकी वजह से इनका साइज छोटा होना चाहिए। जैसे जैसे नीचे जाएंगे साइज छोटा होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं ना बाहर शेल्स में, उनको एकदम तगड़ा तरीके से जोर से अपनी तरफ खींच के रखता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज के कंपैरिजन नंबर ऑफ शेल का पावर ज़्यादा है।
नंबर ऑफ शेल इतने ज़्यादा हैं यहाँ पर कि वो लोग न्यूक्लियर चार्ज को डाउन कर देते हैं. सो इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज नंबर ऑफ शेल इज मोर देन इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज. इंक्रीज नंबर ऑफ सेल का पावर यहाँ पर इम्पैक्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियर चार्ज. तो न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर अपना काम नहीं कर पाता है, वो इलेक्ट्रॉन को जोर से खींच के छोटा नहीं कर पाता है एटम को. ठीक है, इसीलिए डाउन द ग्रुप जब हम लोग जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस. नीचे नीचे जाओगे तो एटम का साइज़ बढ़ेगा, लेकिन अगर अक्रॉस अ पीरियड हम लोग जाएंगे तो एटम का साइज़ छोटा हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज उनको छोटा कर रहा था. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण वो छोटे हो रहे थे. बट यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था, लेकिन नंबर ऑफ शेल का इम्पैक्ट, क्योंकि नंबर ऑफ शेल यहाँ बढ़ रहे हैं, हर एक स्टेप में बढ़ रहे हैं. यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है. तो नंबर ऑफ शेल जो यहाँ पर बढ़ रहे हैं उनकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर फेल हो जा रहा है. तो हम लोग इसको कैसे लिखे हैं बच्चों, देखो, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस. तो नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप. पहला में 2 1 था, फिर 2 8 1, फिर 2 8 8 1. एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहे हैं डेफिनेटली. अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा. नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा. अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो एटम का साइज छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ शेल इतना बढ़ गया है कि न्यूक्लियर चार्ज हो जाता है फेल. तो हम लोग उसको लिखते कैसे हैं, इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज नंबर ऑफ सेल इज मोर देन इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज. सो एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस. नीचे नीचे जाओगे तो साइज बढ़ेगा, लेकिन ऐसे जाओगे लेफ्ट टू राइट तो साइज छोटा होगा. लेफ्ट टू राइट जाने से क्या हो रहा था, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा था. शेल यहाँ पर बढ़ ही नहीं रहा है ना, बात वही है. शेल तो वहाँ पर सेम है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2. एटॉमिक नंबर बढ़ गया, प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ गया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया. न्यूक्लियर चार्ज इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो हर एक स्टेप पे देखोगे इतना बढ़ जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स को पूरा अपनी तरफ खींचता है और उनको छोटा कर देता है. इसलिए अक्रॉस अ पीरियड atomic size decreases and down the group atomic size increases. down the group में सब बढ़ रहा है, number of shell बढ़ रहा है, atomic number बढ़ रहा है, nuclear charge बढ़ रहा है. but here nuclear charge is not reducing the size of atom. क्यों? because the impact of increased number of shell is more as compared to nuclear charge. so what क्या होता है यहाँ पर, atomic size increases. तो ये आपका पहला टॉपिक, पहला प्रॉपर्टी हो गया खत्म. ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टी जो था वो हो गया खत्म. अब एक क्वेश्चन है. अच्छा, अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर. एन एटम, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया है, एन एलिमेंट हैज़ द स्मॉलेस्ट साइज इन अ पर्टिकुलर पीरियड. एक कोई भी पर्टिकुलर पीरियड है, देखो इसको रफ वर्क में करोगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझोगे. कोई भी पर्टिकुलर पीरियड है, ठीक है, ऐसे एक पीरियड है, आप लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो बोल रहा है एक एलिमेंट है स्मॉलेस्ट साइज का, बहुत छोटा साइज का एक एलिमेंट है, तो वो मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा. तो आप लोग को यहाँ पर साइज का बात करना, सबसे पहले दिमाग में ये चीज़ डाल लो, साइज कहाँ, मतलब अक्रॉस अ पीरियड क्या होता है, डिक्रीज होता है साइज ना. अगर पहला वाला इतना बड़ा है तो दूसरा वाला इतना छोटा हो जाएगा, फिर और छोटा हो जाएगा, फिर और छोटा हो जाएगा. सो अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस. अब क्वेश्चन में बोल रहा है एक पीरियड में एक एलिमेंट का सबसे छोटा साइज है, सबसे स्मॉलेस्ट साइज है, तो वो मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा. तो बच्चों आप लोग पीरियोडिक टेबल को याद करो. पीरियोडिक टेबल में स्टार्टिंग में मेटल्स मिलते हैं. ग्रुप 1 में अल्कली मेटल, ग्रुप 2 में अल्कलाइन अर्थ मेटल, फिर उधर जाओगे ना तो नॉन मेटल्स मिलने लग जाते हैं. अगर छोटा साइज है तो बच्चों आंसर क्या होगा, नॉन मेटल. हर चीज़ रिलेटेड है, थोड़ा दिमाग लगाना है. ठीक है, पीरियोडिक टेबल में स्टार्टिंग में मेटल्स मिलते हैं, यहाँ स्टार्टिंग वाले का तो भाई साइज बड़ा है. इधर इधर जाओगे तो नॉन मेटल मिलेंगे, और छोटा साइज है तो डेफिनेटली नॉन मेटल मिलेगा उस साइड में. देन एन एलिमेंट हैज़ द लार्जेस्ट साइज इन अ पर्टिकुलर पीरियड. अगेन इसी को ले लो, एक पर्टिकुलर पीरियड में एक एलिमेंट का सबसे बड़ा साइज है, तो मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा. तो स्टार्टिंग में आप लोग देखोगे तो बड़े मिलते हैं, फिर छोटे मिलते हैं, और क्वेश्चन में बोल रहा है सबसे बड़ा साइज है, तो डेफिनेटली मेटल होगा आंसर. मेटल मिलते हैं ना आगे आगे, क्लियर, और उसका नॉन मेटल. ओके, अब ये क्वेश्चन, जितना क्वेश्चंस होगा सॉल्व करो. ठीक है, बुक में भी इस टाइप से क्वेश्चन दिया है, हर एक प्रॉपर्टी के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं यहाँ पर दी हूँ, और आप लोगों की बुक में एक्स्ट्रा कुछ होगा तो उसको सॉल्व करना. अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स एज पर द इंस्ट्रक्शंस. ये बोर्ड में इस टाइप का पूछा जाता है, क्लियर, बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, अरेंज करो एज पर द इंस्ट्रक्शन. फॉस्फोरस, सोडियम और क्लोरीन दिया है,
बोल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, छोटा से बड़ा सजाओ। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा सजाओ इनको। तो फॉस्फोरस, सोडियम, क्लोरीन दिया है। सबसे पहले इनका ये तो देख लो कि ये लोग पीरियोडिक टेबल में कहाँ कैसे पाए जाते हैं। तो फॉस्फोरस, सोडियम और क्लोरीन, ये हो गया आपका 15, 2, 8, 5, ये हो गया 11 नंबर, 2, 8, 1, ये हो गया 17, 2, 8, 7। तो सबसे पहले आपका सोडियम आएगा, मतलब अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक टेबल नंबर के हिसाब से मैं एक बार लिख रही हूँ। 11 नंबर, फिर फॉस्फोरस 15 नंबर, फिर क्लोरीन 17 नंबर, ये लोग ऐसे आएंगे। और 3-3 यहाँ पर इनका शेल है तो एक ही पीरियड में आएंगे, थर्ड पीरियड में ये लोग आएंगे। ये भी पता चल गया हम लोगों को कि ये लोग तीनों थर्ड पीरियड में रहते हैं क्योंकि इनके पास 3-3 शेल है। अब अक्रॉस अ पीरियड साइज क्या होता है, छोटा होता है, डिक्रीज होता है। तो सबसे बड़ा साइज होगा सोडियम का, उसके बाद फॉस्फोरस का, उसके बाद क्लोरीन का। ठीक है, अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। तो क्वेश्चन में बोल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, छोटा से बड़ा लिखो, छोटा से बड़ा भाई। छोटा से बड़ा में सबसे छोटा किसका साइज आएगा, क्लोरीन का आएगा, फिर फॉस्फोरस का, फिर सोडियम का, फिर किसका आया, फिर आया सोडियम का। क्लियर? इस टाइप से क्वेश्चन आता रहता है, हम लोगों को ऐसे ही सॉल्व करना है। थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है ये चीज़, ठीक है, उसमें आप लोगों को ऐसे ही सॉल्व करना है। 1 मिनट रुकना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोडियम है, बोरॉन है, ऑक्सीजन है और पोटेशियम है। ठीक है, इनको बोला है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, इनका एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक साइज बड़ा से छोटा से जाना है। डिक्रीजिंग मतलब बड़ा से छोटा। तो पहले क्या दिया है वो देख लो, कौन से पीरियड में है, एक ही पीरियड में है, वो भी हम लोग को जरूरी यहाँ पर पता करना। फिर सब रफ वर्क करना। सोडियम, बोरॉन, ऑक्सीजन और के, सोडियम, बोरॉन, ऑक्सीजन और के। देखो अभी इसका एटॉमिक नंबर 11, ये बोरॉन 5, ये 8 और ये 19। सबसे पहले बोरॉन आएगा 5 में, मैं यहाँ पर इसको एटॉमिक नंबर के हिसाब से लिख रही हूँ। फिर ऑक्सीजन है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम है। अच्छा, बोरॉन का होता है 2 और 3, ये एटॉमिक नंबर 5 होता है। ऑक्सीजन होता है 2 और 6। सोडियम तो 281 है, थर्ड पीरियड। और पोटेशियम है 2881। तो ये लोग कैसे आएंगे बच्चों, सजेंगे कैसे पीरियोडिक टेबल में। बोरॉन ये रहा, ऑक्सीजन ये रहा, सेकेंड पीरियड में है ये लोग। सोडियम आएगा थर्ड पीरियड में, इधर आता है सोडियम लिथियम के नीचे। ठीक है, और ये पोटेशियम आएगा इसके नीचे, लीना की रबड़ी होता है ना, पोटेशियम हमेशा सोडियम के नीचे आता है, ऐसे आएगा अभी। ओके, तो हम लोग को इसको सजाना है किसमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ पर मैं लिखी हूँ बच्चों, कहाँ गया, गायब हो गया, ये रहा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए, जिससे पता चल गया कि ये दोनों सेकंड पीरियड को बिलोंग करते हैं और ये लोग करते हैं थर्ड एंड फोर्थ पीरियड को। तो सजाएंगे कैसे। अब जैसे कि हम लोग को पता है लिथियम है, बेरिलियम है, फिर थोड़ा देर के बाद बोरॉन, फिर नाइट्रोजन वाइट्रोजन करके जो भी आते हैं, कार्बन वार्बन। बोरॉन के बाद आएगा ऑक्सीजन। ठीक है, सोडियम आता है इसके नीचे और पोटेशियम आता है सोडियम के नीचे। क्लियर? ओके। अगर हम लोग एटॉमिक साइज का बात करेंगे तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है और ऐसे छोटा होता है। हम लोग के पास बोरॉन और ऑक्सीजन का बात हो रहा है। अगर हम लोग ऐसे जाते हैं ऐसे, तो डेफिनेटली साइज छोटा होता है। जैसे कि अगर ये इतना बड़ा है तो ये हो जाता है इतना बड़ा। ऐसे अगर हम लोग नीचे जाएंगे, अब इसको भी मैं कंपेयर कर लेती हूँ, ये इतना बड़ा, ये इतना बड़ा, फिर ये इससे छोटा, ये इससे छोटा। अब ऐसे नीचे जाएंगे तो लिथियम के बाद सोडियम, तो भाई डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, पोटेशियम और बढ़ गया। अभी कंपेयर करो किसको, इन दोनों को और इन दोनों को। सबसे बड़ा साइज है पोटेशियम का, फिर है सोडियम का, फिर बोरॉन का, फिर ऑक्सीजन का। क्लियर? ऐसे हम लोग इसका साइज कंपेयर कर सकते हैं। तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा, बड़ा से छोटा बोल रहा है ना, के, Na, बोरॉन एंड ऑक्सीजन, बोरॉन एंड ऑक्सीजन। क्लियर? अभी कुछ कंपैरिजन करेंगे साइज का ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। पहले समझ लो ये क्या है। अब कैटायंस होते हैं बच्चों ये पॉजिटिव वाले, जैसे Na प्लस वाले मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाता है। ठीक है,
तो कैटायंस हमेशा होते हैं पॉजिटिव वाले। कैटायंस ऑलवेज स्मॉलर इन साइज देन द न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम का मतलब जैसे कि सोडियम है, सोडियम से आयंस बने हैं, तो ये सोडियम में कोई चार्ज नहीं है तो ये न्यूट्रल है। कैटायन का साइज हमेशा अपने न्यूट्रल वाले से छोटा होगा, ठीक है। और एनायन का बात करेंगे, एनायन का साइज हमेशा अपने न्यूट्रल एटम से बड़ा होगा, अपने न्यूट्रल एटम से बड़ा होगा। क्लियर? क्या होगा? बड़ा होगा। समझा देती हूँ मैं क्यों बड़ा होगा, क्या है क्या नहीं है, वो भी थोड़ा समझ लो। यहाँ देखते हैं। अब जैसे कि ये सोडियम है, सोडियम होता है बच्चों 281, पहले में 2, फिर 8, फिर आप लोग ले लो 1। Na+ का मतलब एक इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर गायब हो गया मतलब प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा हो जाएगा, है ना। एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया तो डेफिनेटली साइज छोटा हो जाएगा इसका। कंपेयर करोगे, एक शेल गायब हो गया, तो इन दोनों में जो न्यूट्रल एटम है सोडियम, उसका साइज बड़ा है किसके कंपैरिजन? Na+ के कंपैरिजन। अगर मैं Na- बनाती हूँ, Na- का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर हो गया 2, इधर हो गया 8, और जहाँ पर ये 1 था ये हो जाएगा 2, मतलब माइनस आ गया इसमें, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर लिया तो इसके पास हो गया माइनस। अब यहाँ पर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया बोल के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है, वो एक दूसरे को धक्का मारते हैं, रिपेल करते हैं, सेम सेम चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, इसलिए Na- का साइज बड़ा होगा एज कम्पेयर टू Na। जो बड़ा होता है उसकी तरफ हम लोग वो साइन दे देते हैं। क्लियर? यहाँ पर अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तीनों को तो सबसे बड़ा साइज यहाँ पर किसका है बच्चों? सबसे बड़ा साइज, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज बोला है, छोटा से बड़ा हम लोग को पता करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर तीनों को कंपेयर कर लिए। सबसे छोटा तो ये है, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा बोल रहा है ना, सबसे छोटा तो ये है कैटायन Na+, सबसे छोटा। उसके बाद ये दोनों में देखेंगे तो इसका साइज बड़ा होता है, ये छोटा होता है, तो Na, उसके बाद Na-। अगर हम लोग एक और एग्जाम्पल कंसिडर करें बच्चों कैटायन का, एनायन का और न्यूट्रल एटम का साइज के लिए, तो ये एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये क्या है? न्यूट्रल मैग्नीशियम है ना, इसमें कोई चार्ज नहीं है तो ये है न्यूट्रल। ये क्या है बच्चों? न्यूट्रल। न्यूट्रल है तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, एक दूसरा तरीका बता रही हूँ मैं। इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है भाई, इसका भी 12 है, इसका भी 12 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और एक हो गया इलेक्ट्रॉन। इसमें अगर एटॉमिक नंबर 12 है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर हो गया इसमें 12 और प्रोटॉन का नंबर भी हो गया 12, क्योंकि न्यूट्रल का हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब ये जो हो गया बच्चों Mg2+, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है मतलब टोटल 12 में से -2 कर दो, क्योंकि 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, डेफिशिएंसी, ठीक है। और प्रोटॉन का नंबर तो भाई सेम रहेगा। समझ में आया? प्रोटॉन का नंबर तो सेम होता है, क्योंकि प्रोटॉन कम और ज़्यादा नहीं होता है, कम और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पर 2- है, कहाँ पर? इसमें है बच्चों 2- का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मतलब टोटल अगर 12 इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम में, न्यूट्रल मैग्नीशियम में 2- आ गया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया, मतलब ये हो गया 14, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को आप लोग ऐसे कंपेयर कर सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग इसका साइज बनाते हैं। अगर मैं ये मैग्नीशियम बनाई, पहले में 2, फिर हो गया यहाँ पर 8, तो ये न्यूट्रल मैग्नीशियम बना रही हूँ मैं, जिसमें टोटल है 12 इलेक्ट्रॉन, तो 2 8 2, ये हो गया यहाँ पर 8, और नॉर्मली जो 2 इलेक्ट्रॉन रहता है वो मैं यहाँ पर बना दी, ये हो गया मैग्नीशियम, ठीक है। अब एक बार बनाती हूँ Mg2+, 2+ जो है बच्चों वो जरा देख लो आप लोग। 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन पहला वाला है, दूसरा वाला है, 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन लास्ट का 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, 2+ हो गया, ये हो गया Mg2+। तीसरा Mg2- बनाती हूँ, पहले में 2, 2- का मतलब टोटल उसके पास और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 2 3 4। अब यहाँ पर जो 2- 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए ना, तो बच्चों मेनली देखो अभी आप लोग छोटे क्लास में हो, 10th में हो, आप लोगों को नॉर्मल तरीके से ही समझोगे चीज़ों को, ठीक है।
आप लोग चीज़ों को नॉर्मल तरीके से ही समझोगे, हायर क्लासेस में पढ़ोगे कैसे रिपल्सन क्या होता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर क्योंकि एक्स्ट्रा बाहर से आ गया ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं एक दूसरे को, यहाँ पर मेनली रिपल्शन होता है। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में यहाँ पर नॉर्मली रिपल्शन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है। या फिर आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो, देखो अगर मैं Mg2- का बात करी तो इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर कंपेयर करो। प्रोटॉन यहाँ पर 12 है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 14 है। अब प्रोटॉन आपको पता है भाई न्यूक्लियर चार्ज वो इलेक्ट्रॉन्स को घिसता है, यहाँ प्रोटॉन का नंबर कम है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन उतना जोर से इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा बोल के ये लोगों का साइज बढ़ जाता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर कम है। इस केस में देखो Mg2+ जो मैं बनाई हूँ, प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का नंबर यहाँ पर कम है, 10 है इस केस पे, ठीक है। अब प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा है मतलब यहाँ पर भाई न्यूक्लियर पूल बहुत ज़्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को जोर से अपनी तरफ खींचेगा तो वो हो जाएगा छोटा। कंप्लीटेड, ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़। यहाँ का मैं फिर से बता दे रही हूँ, Mg2- में अगर आप लोग कंपेयर करोगे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर, प्रोटॉन है 12 और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 14 है, बाहर में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए, तो भाई प्रोटॉन का ताकत थोड़ा कम हो गया एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो खींच रहा था ना इलेक्ट्रॉन्स को अंदर, अब वो उतना जोर से नहीं खींच पाएगा क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसलिए क्या होता है ना, इनवर्ट पूल यहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाता है और जो साइज़ है वो एक्सपेंड हो जाता है। तीनों में कंपेयर करोगे सबसे छोटा है ये, उसके बाद है ये, उसके बाद मतलब सबसे बड़ा हो गया Mg2-, ऐसे ये ऐसे हो गया, और सबसे छोटा हो गया कैटायन। सबसे छोटा क्या हो गया, कैटायन हो गया। क्लियर, यहाँ पर वही चीज़ था। अब जो नेक्स्ट सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी है वो है बच्चों मेटेलिक कैरेक्टर। अब मेटेलिक कैरेक्टर में क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब मेटल्स का बात हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपका वापस से बता दूँ, मैं यहाँ पर कॉन्साइज केमिस्ट्री बुक फॉलो कर रही हूँ, बहुत अच्छे से बच्चों कॉन्साइज केमिस्ट्री में दिया है, चीज़ें बहुत अच्छे से दिया है, ठीक है। ओके, मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब मेटल्स का बात हो रहा है, मेटल्स का बात हो रहा है। मेटल्स क्या करते हैं, दे लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन, उनके पास टेंडेंसी होता है वो लोग इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, छोड़ देते हैं इलेक्ट्रॉन को। सो मेटेलिक कैरेक्टर मतलब टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं, दे देते हैं, और देने के बाद पॉजिटिव आयन बनाते हैं, प्लस चार्ज वाले आयन कैटायन बनाते हैं, याद रखना। अभी अक्रॉस अ पीरियड क्या होता है, अब बच्चों आप लोग पीरियोडिक टेबल देखो, थोड़ा पीरियोडिक टेबल देखोगे ना, ये चैप्टर में ना पीरियोडिक टेबल खोल के रखो आप लोग, मैं जो भी पढ़ा रही हूँ साथ साथ पीरियोडिक टेबल खोल के रखो। मेटेलिक कैरेक्टर का बात हो रहा है, अभी पीरियोडिक टेबल में हम लोग ऐसे जाएंगे, ऐसे अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट ऐसे जाएंगे, ठीक है, ऐसे जाएंगे। अब आप लोग देखो सामने सामने आप लोगों को मेटल देखने को मिलता है, जैसे कि सोडियम है, मैग्नीशियम है, मेटल मेटल मिला, एल्यूमिनियम मेटल मिला, फिर सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, कुछ मेटलॉइड, फिर नॉन मेटल्स की कैटेगरी वाले आ गए, नोबल गैस आ गए। सेकेंड नंबर पीरियड भी देख लो, ऐसे ऐसे स्टार्टिंग में मेटल मिल रहा है, लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरॉन है मेटलॉइड, फिर ये नॉन मेटल आ गया, कार्बन, नॉन मेटल आ गया, नॉन मेटल आ गया, नॉन मेटल आ गया, फिर आपका नोबल गैस आ गया। तो स्टार्टिंग में हम लोग को मेटल्स देखने को मिलता है, फिर अक्रॉस अ पीरियड ऐसे मूव करोगे तो नॉन मेटल्स हम लोग को मिलता है, ठीक है। और नीचे नीचे डाउन द ग्रुप जाओगे तो कोई भी देख लो आप लोग, डाउन द ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, डाउन द ग्रुप हम लोग कभी भी जाते हैं ना बच्चों तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ऐसे जाते हैं तो डिक्रीज होता है। यहाँ पर देखो मैं क्या लिखी हूँ, ओके, हर चीज़ में एग्जाम्पल दे के पढ़ाना पड़ेगा। तो मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब समझ गए, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करने का, छोड़ देने का टेंडेंसी को बोलते हैं हम लोग मेटल्स, है ना, मेटेलिक कैरेक्टर। एग्जाम्पल सोडियम है, सोडियम का होता है 281, ये क्या करता है अपना लास्ट का इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, मतलब माइनस कर देता है अपने इलेक्ट्रॉन को, और ये बन गया Na+। तो कोई भी एलिमेंट के बाहर में आउटर शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन अगर पाए जा रहे हैं, अगर 1 है या 2 है या फिर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग बोलेंगे उनको मेटल। और वो लोग क्या करेंगे, वो लोग लूज कर देंगे अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद दे विल फॉर्म कैटायन। कैटायन क्या होता है, पॉजिटिव आयन होता है। क्लियर, इसको याद रखना। नाउ अक्रॉस अ पीरियड क्या होता है, अक्रॉस अ पीरियड में आप लोग कोई भी पीरियड ले लो, सेकेंड पीरियड ही ले लेते हैं हम लोग, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऐसे हम लोग ले लिए, चार्ट में लिख रही हूँ। लिथियम का होता है 2-1, ये हो गया 2-2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रही हूँ मैं। इसके बाद नाइट्रोजन भी लिख देती हूँ, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन लिख देते हैं, अरे भाई 2, 6,
2 7 2 8। अब थोड़ा कंपेयर करो कैसे मेटल्स पाए जा रहे हैं। अक्रॉस अ पीरियड आप लोग जा रहे हो तो नंबर ऑफ शेल सेम है कि नहीं है, यहाँ भी 2, 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 सब जगह 2 2, तो सेकेंड पीरियड को ये बिलोंग करता है। 2 शेल है मतलब सेकेंड पीरियड है, ठीक है। अभी एटमिक नंबर भी बढ़ रहा है, ऐसे जा रहे हो तो एटमिक नंबर बढ़ रहा है। इसका एटमिक नंबर है 3, ये 4, ये 5 6 7 8 9 10। भाई एटमिक नंबर बढ़ रहा है, एटमिक नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहा है। एटमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। याद आया, न्यूक्लियस जोर से मस्त खींच रहा है इसको। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो भाई साइज छोटा हो रहा है, ये बड़ा है तो ये छोटा, ये थोड़ा छोटा, ये छोटा है कि नहीं। ये अगर इतना बड़ा है तो ये छोटा है थोड़ा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, मतलब मैं तो कुछ ज़्यादा ही छोटा छोटा बना दे रही हूँ पर इस टाइप से ये रहता है, ठीक है। एटॉमिक साइज छोटा होता रहता है, एटॉमिक साइज कम होता है। बात हम लोग कर रहे हैं मेटेलिक प्रॉपर्टी का, तो लास्ट में इसका इलेक्ट्रॉन देखो, अगर बैलेंस सेल में बाहर में 1 2 या 3 पाए जाते हैं तो मेटल्स होते हैं। भाई यहाँ 1 पाया जा रहा है, यहाँ 2 पाया जा रहा है, यहाँ 3 पाया जा रहा है, मतलब स्टार्टिंग में हम लोग को मेटल मिल रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर भाई ये 4 पाया जा रहा है तो कार्बन तो नॉन मेटल है। फिर ये 5 है, देखो 4 मेनली कार्बन का बात हो रहा है, 5 6 और 7 अगर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो नॉन मेटल। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में मेटल पाए गए, फिर देखें तो नॉन मेटल पाया जा रहा है। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, अक्रॉस अ पीरियड आप लोग मूव करोगे, अक्रॉस अ पीरियड मूव करोगे आप लोग ऐसे लेफ्ट टू राइट, तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। मतलब स्टार्टिंग में मेटल मिला फिर मेटल नहीं मिला, सो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज। मतलब शुरू में मेटल मिला फिर ऐसे गए तो मेटल नहीं मिला। अब मेटल है तो वो लोगों का इलेक्ट्रॉन को लूज करने का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है। सो अगर देखो याद रखना, मेटल होगा तो वो लोग अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। जैसे सोडियम के बाहर में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, वो उसको लूज किया, वो उसका टेंडेंसी होता है, वो करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आप लोग इजिली रिमूव कर सकते हो क्योंकि वो लोग मेटल है। उधर उधर जाओगे तो रिमूव नहीं हो पाएगा। तो हम लोग उसको देखो मैं यहाँ पर कैसे लिखी हूँ, मैं इसको ऐसे लिख दी हूँ यहाँ पर। ये बहुत अच्छे तरीके से बच्चों आप लोग एग्जाम में भी लिख सकते हो। अक्रॉस अ पीरियड क्या होता है, नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, नंबर ऑफ शेल सेम रहता है। हम लोग इसका एग्जाम्पल यहाँ देखे थे, नंबर ऑफ शेल देखो, नंबर ऑफ शेल 2 2 2 2 2 2 है, सेम रहता है। एटमिक नंबर बढ़ता है, एटमिक नंबर भी मैं लिख दी हूँ, है ना, एटमिक नंबर लिख दी हूँ। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एटम का साइज छोटा होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी रिमूव्ड इजीली, इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप इजीली नहीं निकल पाओगे। मतलब बोलने का मतलब है कि अक्रॉस अ पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर थोड़ी ना पाया जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है मेटेलिक कैरेक्टर। अगर मेटेलिक कैरेक्टर मिलता आगे भी तो हम लोग ऐसे बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बहुत इजीली निकाल पाएंगे, लेकिन यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को इजीली हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। दैट मीन्स मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। और डाउन द ग्रुप देखोगे आप लोग, कोई भी ग्रुप ले लो, लिथियम लिनाकी, ठीक है, 2 1 2 8 1, ये पोटाशियम बना रही हूँ, 2 8 8, बाप रे 1, कितना बड़ा बन गया पोटाशियम। डाउन द ग्रुप जाओगे तो देखोगे नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, साइज बढ़ता है ना, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ता है, एटमिक नंबर बढ़ता है, ये सब चीज़ें बढ़ता है डाउन द ग्रुप। और डाउन द ग्रुप और एक चीज़, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ लिखती हूँ, देखो न्यूक्लियस और लास्ट शेल में जितना ज़्यादा दूरी होगा, जितना डिस्टेंस होगा, उतना ईजिली वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, ठीक है, याद रखना। क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियर पूल के ज़रिए, न्यूक्लियर चार्ज के ज़रिए बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के जोर से रखता है। लेकिन ये बीच में जितने शेल्स आ जाएंगे ना, जितना ज़्यादा मतलब बीच में आ जाएगा चीज़ें, शेल्स आ जाएंगे, उतना इनके बीच में वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि दूर चले गया। पॉजिटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियर चार्ज और बैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर है तो उतना जोर से उसको खींच नहीं पाएगा। तो हम लोग बाहर के इलेक्ट्रॉन को बहुत ईजिली रिमूव करके आउट कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, साइज बड़ा रहेगा एटम का,
क्लियर। तो डाउन द ग्रुप तो भाई साइज बढ़ता रहता है, साइज बढ़ता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग इजीली बाहर निकाल सकते हैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जा रहा है दैट मीन्स मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, क्योंकि मेटल बोलता ही है कि भाई मैं तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को फेंकूंगा बाहर, डोनेट कर दूंगा, लूज करूंगा। जितना इजीली मेटल्स अपने, जितना इजीली एटम अपना इलेक्ट्रॉन को भेज दे रहा है, दूर भगा दे रहा है, फेंक दे रहा है, निकाल दे रहा है, उतना ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर उसका होता है। और जितना ज़्यादा बड़ा साइज एटम का उतना इजीली लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन निकल पाते हैं। अगर लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन उतना जल्दी निकल पा रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। सो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इजीली निकल पाते हैं और मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली निकले किसकी वजह से निकले? एटॉमिक साइज बढ़ा है इसलिए निकले। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए इजीली तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो कोई भी ग्रुप में क्वेश्चन है ली ना की रबड़ी, मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, बोलेगा इनमें से कौन सा ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मोस्ट मेटेलिक है चार में से, या फिर इनको अरेंज करो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। इसका मतलब बड़ा से छोटा, सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर जिसका है उसको पहले लिखना है, फिर सबसे कम वाले को पीछे पीछे हम लोगों को लिखना है। तो डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, मतलब रुबिडियम सबसे पहले मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, फिर पोटेशियम का, फिर सोडियम का, फिर लिथियम का। अगर मैं यहाँ पर सीजियम लिखती तो सबसे ज़्यादा सीजियम का हो जाता। क्लियर? ओके। अब है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी हम लोग ये वाला एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगेन मैं वही पीरियड ले ली, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं क्या बताई थी आपको, स्टार्टिंग में आप लोग देखोगे नंबर ऑफ शेल सबका सेम है, दो 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 करके, साइज बड़ा से छोटा हो रहा है। अच्छा, अगर बाहर में 1 2 3 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो मेटल है, 4 5 6 7 आ गया तो नॉन मेटल आ गया। तो अगर आप अक्रॉस अ पीरियड ऐसे मूव करोगे लेफ्ट से राइट की तरफ तो नॉन मेटल हम लोग को देखने को मिल रहा है। ऐसे ऐसे जाएंगे तो नॉन मेटल्स पाए जाएंगे एकदम बहुत सारे। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है अक्रॉस अ पीरियड। लेफ्ट टू राइट हम मूव करते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बच्चों बढ़ता है, ठीक है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। और नॉन मेटल्स का टेंडेंसी होता है कि वो लोग ना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, वो लोग अपने इलेक्ट्रॉन को वो लोग देते नहीं हैं। तो यहाँ पर देखोगे आप लोग अक्रॉस अ पीरियड मूव करोगे तो यहाँ पर नॉन मेटल्स मिलेंगे तो क्या वो लोग इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएंगे इजीली? कहाँ से निकाल पाएंगे यार, वो लोग नॉन मेटल हैं, है ना। तो अक्रॉस अ पीरियड क्या लिखना है? नंबर ऑफ शेल सेम है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, साइज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग इजीली निकाल नहीं पाएंगे। कहाँ से निकाल पाएंगे? मेटल थोड़ी ना जो इजीली निकलेगा, तो नॉन मेटल है, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। और डाउन द ग्रुप लोगे, नॉन मेटल्स का कोई भी आप लोग ग्रुप ले लो। अगर मैं नॉन मेटल का ग्रुप यहाँ पर कंसिडर करूँ वो वाला हैलोजन का ग्रुप ले लो। सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में हैलोजन आते हैं। सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है हैलोजेंस का। किसका होता है? हैलोजेंस का। याद रखना, सबसे ज़्यादा जितने सारे नॉन मेटल्स है सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है हैलोजन का। तो एक उसका ग्रुप ले लेते हैं, ग्रुप 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 ले लो, ठीक है, 4 ले लो। अब यहाँ पर बात हो रहा है नॉन मेटल्स का। तो नॉन मेटल्स में थोड़ा उल्टा होता है। जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। मतलब ऊपर ऊपर में आपको ज़्यादा नॉन मेटेलिक एलिमेंट मिलेगा और नीचे नीचे जाओगे तो आपको उतना मेटेलिक नहीं मिलेगा, लेस मेटेलिक आपको मिलेंगे देखने को, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखी हूँ, मैं यहाँ पर लिख दी हूँ बच्चों। सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक एलिमेंट होता है फ्लोरीन। अब फ्लोरीन यहाँ पर देखो ग्रुप 17 में लियूँ हैलोजन। जितने भी नॉन मेटल है ग्रुप 17 वाले जो होते हैं हैलोजन या ग्रुप 7A या फिर 17, ये लोग सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक नेचर के होते हैं। लेकिन ये वाले हैलोजन में से भी सबसे ज़्यादा मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन जितना नॉन मेटेलिक एलिमेंट कोई भी नहीं है। डाउन द ग्रुप नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। ऊपर वाले का सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर देखने को मिलता है। सो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल क्या होता है, कंपेयर कर लेते हैं। फ्लोरीन है 2 और 7, क्लोरीन 2 8 7। ब्रोमीन आयोडीन का मैं इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर बहुत बड़ा है बच्चों, और दूसरा ये हमारे कोर्स में नहीं है। आप लोग को अप टू एटॉमिक नंबर 20 तक ही पढ़ना है,
ठीक है। डाउन द ग्रुप देखोगे तो नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है कि नहीं? नंबर ऑफ शेल बढ़ता है, साइज बढ़ता है, न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ता है। और भाई ये नॉन मेटल है, नीचे नीचे जाने से आप लोग अगर कंपेयर भी करोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या निकाल पाओगे? क्या नहीं निकाल पाओगे ना, नॉन मेटल है। नॉन मेटल तो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। अब याद रखना, इस चीज़ को लिख लो। ग्रुप 1A कौन है? एल्कली मेटल्स। जितने भी मेटल्स हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स एल्कली मेटल्स होते हैं। मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स कौन होते हैं? एल्कली मेटल्स। जिसमें कौन कौन आता है? ली, ना, की, रबड़ी, सस्ती और फ्री। ली, ना, की, रबड़ी, सस्ती और फ्री, ठीक है। तो सबसे मोस्ट मेटेलिक, मोस्ट रिएक्टिव, मेटेलिक भी आप बोल सकते हो, मोस्ट मेटेलिक लिख दो यहाँ पर। मोस्ट मेटेलिक, या क्या बोल रही हूँ यार मैं, या मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एल्कली मेटल। और ये जितने भी एल्कली मेटल दिख रहे हैं, लीना, की, रबड़ी, सस्ती और फ्री, इसमें से सबसे ज़्यादा मेटेलिक कौन होता है? तो इसका आंसर होगा, वो याद करो, पढ़ाई थी मैं, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल पाते हैं, तो मेटेलिक कैरेक्टर हम लोग को देखने को ज़्यादा मिलता है। सो डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है, बढ़ता है। जितना ग्रुप में नीचे नीचे जाओगे ज़्यादा मेटल आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर वाले एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको लगता होगा कि इसका आंसर फ्रेंशियम है, क्योंकि फ्रेंशियम सबसे नीचे है, तो आपका आंसर होगा रॉन्ग। सबसे मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट होता है सीजियम। मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट कौन होता है? सीजियम होता है। फ्रेंशियम इसलिए नहीं होता है क्योंकि ना वो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। देखो बुक में भी दिया है, फ्रेंशियम बच्चों एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में उतना पता ही नहीं है, तो फ्रेंशियम को एक बार भूल जाओ। मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट आएगा तो क्या लिखना है? सीजियम लिखना है। क्या लिखना है वहाँ पर? सीजियम लिखना है, मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट। और जितने भी नॉन मेटल्स है, सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी हैलोजेंस का होता है। मतलब ग्रुप 7A या फिर 17 में जो हैलोजेंस हैं वो लोग सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के होते हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ठीक है। और डाउन द ग्रुप, और ये सब में से जितने भी नॉन मेटल्स है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तो यही नॉन मेटल है ना। नॉन मेटल में सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इनका होता है, और इनमें से सबसे ज़्यादा किसका? फ्लोरीन का। मोस्ट, मतलब दुनिया में जितने भी नॉन मेटल्स है सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक किसका है? फ्लोरीन का है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे आता है एग्जाम में, द मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसका है? सीजियम का। पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटेलिक एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन है। अब ये क्वेश्चन, एन एटम एक्स हैज़ द लार्जेस्ट साइज इन अ पीरियोडिक टेबल। एक पीरियोडिक टेबल में, पीरियड में एक एटम है एक्स, उसका सबसे बड़ा साइज है एक पीरियड में। तो ये देखो, ये मैं पर्टिकुलर कोई भी पीरियड ले लो, सेकेंड पीरियड में ली हूँ, बोल रहा है एक पीरियड में एक एलिमेंट है एक्स, उसका सबसे बड़ा साइज है। अब ऐसे अगर कोई भी पीरियड को लोगे, सबसे बड़ा साइज तो आगे में आता है, सामने में आता है ना, पहला वाला होता है। बोल रहा है वो मेटल है कि नॉन मेटल है, तो यहाँ से दिमाग लगाओ। स्टार्टिंग में कौन पाए जाते हैं? मेटल पाए जाते हैं, फिर नॉन मेटल। अगर बड़ा साइज है तो वो आगे मिल रहा है, अब वो मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा? तो वो होगा बच्चों मेटल। फिर बोल रहा है विल इट फॉर्म कैटायन और एनायन। ये जो भी मेटल या नॉन मेटल जो भी बना है यहाँ पर, ये एक्स, ये कैटायन बनाएगा कि एनायन बनाएगा? तो बच्चों मेटल क्या बनाता है? कैटायन। एनायन थोड़ी ना बनाएगा। मेटल क्या बनाता है? कैटायन बनाता है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स एज पर द इंस्ट्रक्शन। अब देखो, मैं हर एक पार्ट को पढ़ाने के बाद उसका क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, तो देखो एक बार में ज़रूरी नहीं कि सब बच्चों को समझ में आए, थोड़ा रिपीट कर लो, पीछे आप लोग रिवर्स करके वीडियो को देख सकते हो। और 10th है बच्चों, जितनी बार देखोगे उतना अच्छा है आपके लिए। ऐसे भी कर सकते हो आप लोग कि जैसे कि आप लोग पढ़ने के बाद बोलते हैं ना, रिक्रिएशन के लिए, रिफ़्रेशमेंट के लिए आप लोग जाते हो, थोड़ा फ्रेश होते हो, तो उसमें ना आप लोग एक काम कर सकते हो,
घूम भी रहे हो, वॉक भी कर रहे हो, तो ये वीडियो ऑन करके हेडफोन लगा के आप लोग कंटिन्यू सुनते रहना। सुनते रहोगे तो आप लोगों को क्या है ना, वो चीज़ें दिमाग में पूरा बैठ जाएगी, फ़ायदा होगा। एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना। चैप्टर पढ़ लिए हो आप लोग, जब ध्यान से पढ़ लोगे ना, उसके बाद रिविज़न फॉर्म में उसको कर सकते हो। आराम से आप लोग उसको ऑन करके कान में हेडफोन लगा के आप लोग आराम से उस चीज़ को रिवाइज़ करते रहोगे, वे वीडियो को प्ले करके, तो आपको याद आता रहेगा कि हाँ, यहाँ पर ये चीज़ था, यहाँ पर मैडम ये बताई थी। क्लियर? अब ये क्वेश्चन है सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम। बोल रहे हैं इनको अरेंज करो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के हिसाब से इनको अरेंज करो। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बड़ा से छोटा। उसके लिए हम लोगों को क्या करना है ना, देखो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको पता है क्या करना है। जो भी मिला है एलिमेंट, उसको पहले देखो कौन सा पीरियड में है या क्या है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ता है। ठीक है, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सोडियम और ये सिलिकॉन क्या होता है 16 14 होता है। ठीक है, सल्फर होता है 16, मैग्नीशियम 12, सोडियम 11, के होता है 19। अब सबसे पहले आएगा सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर इधर आएगा 11, 12, 13, 14। पोटाशियम तो बच्चों इसके नीचे आता है, लीना की। क्लियर? इसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के हिसाब से अरेंज करना है। अब हम लोग को पता है अगर ऐसे जाते हैं हम लोग तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मिलता है ज़्यादा, हम लोग को नॉन मेटल्स देखने को मिलता है। और डाउन द ग्रुप जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक इस टाइप से दिया है, तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है ना, बड़ा से छोटा, तो सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा सिलिकॉन का, उसके बाद मैग्नीशियम का, फिर सोडियम का, फिर के का। मेरे को तो यही लग रहा है और यही होना चाहिए, है कि नहीं? हम लोगों को बड़ा से छोटा में इसको देखना था, अरेंज करना है बड़ा से छोटा करके, तो यही होगा बच्चों आंसर। फिर भी मैं एक बार चेक करने का सोचती हूँ। यस, यही आंसर है, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, यही आंसर है। एक बार देखना ज़रूरी होता है ना, तो उसका हम लोग आंसर लिख सकते हैं सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सोडियम एंड के। ये पता है दिमाग लगा के सजाना पड़ता है, इसके लिए चाहिए खूब प्रैक्टिस, ध्यान से बैठ के प्रैक्टिस करना पढ़ने के बाद। ऐसा नहीं कि टाइम पास कर रहे हो, फ़ोन चला रहे हो। अभी ऐसा लग रहा होगा बहुत टाइम है बोर्ड एग्जाम के लिए, टाइम ऐसे निकल जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इसको जितना यूज़ कर सकते हो टाइम यूज़ करो। नेक्स्ट ईयर तो भाई खेलना ही खेलना है ना, 10th के बाद तो वैसा पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के, कॉपी किताब छोड़ के भागोगे कि 2 महीना तक दिखोगे नहीं, तो इस टाइम को थोड़ा सा यूज़ कर लो। ठीक है, अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर, इसको सजाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर बड़ा से छोटा, ये तो भाई हैलोजन के ही मेरे को सब लग रहे हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन कैसे रहते हैं बोलो? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। डाउन द ग्रुप नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, मतलब सबसे ऊपर वाला सबसे ज़्यादा मेटल, नॉन मेटल है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा ऊपर वाले का होता है। ठीक है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा ऊपर वाले का होता है, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में बोल दिया है मेटेलिक कैरेक्टर के हिसाब से इसको सजाओ। इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, मतलब सबसे कम मेटेलिक जो होगा उसको पहले लिखना है। सबसे कम मेटेलिक का मतलब उसका ऑपोजिट क्या है? सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक। जो सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक नेचर का है वो सबसे कम मेटेलिक नेचर का होगा, तो भाई फ्लोरीन सबसे पहले आएगा, सबसे कम मेटेलिक नेचर का, फिर आएगा क्लोरीन, फिर आएगा ब्रोमीन, फिर आएगा आयोडीन, है ना कि नहीं? नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, देखो एटॉमिक साइज पढ़े, मेटेलिक कैरेक्टर पढ़े और हो गया नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है? देखो बहुत सिंपल सा है। जैसे कि आपके पास सपोज एक मेटल है, मेटल ही हम लोग इसमें लेंगे बेसिकली। ठीक है, मेटल ही लेंगे, न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब उसमें कोई चार्ज वार्ज नहीं होना चाहिए, अकेला होना चाहिए, एटम होना चाहिए वो। जैसे यहाँ पर मैं एम ली हूँ, कोई चार्ज नहीं है ना, ये कोई मॉलिक्यूल बनाया है, कुछ भी नहीं, अकेला है वो। ठीक है, अब वो मेटल से हम लोगों को एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। सपोज हमारे पास एक मेटल है, उसके पास लास्ट में कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, जितना भी इलेक्ट्रॉन है, हम लोग को वो इलेक्ट्रॉन को इससे हटाना है, रिमूव कराना है। तो रिमूव कराने के लिए ना हम लोग को कुछ ताकत देना पड़ेगा।
एनर्जी चाहिए रहेगा, वो एनर्जी देंगे इसमें तो जाके फिर ये हट जाएगा यहाँ से। सो उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और यहाँ से जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद वो न्यूट्रल एटम जो है वो कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, कैटायन बनाने के लिए हम लोग को जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल भी बोलते हैं, चलेगा, जो भी बोल दो। So it is the amount of energy required to remove an electron from a neutral isolated gaseous atom. Neutral isolated अकेला होना चाहिए, gaseous atom है ये एक, and convert it into a positively charged gaseous atom. बोलने का मतलब है कि हमारे पास एक मेटल है जो कि न्यूट्रल होना चाहिए, आइसोलेटेड अकेला होना चाहिए, उससे हम लोग को एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम लोग को एनर्जी देना पड़ेगा इसको। तो जितना एनर्जी चाहिए ये मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकाल के इस मेटल को कैटायन बनाने के लिए, उसको हम लोग बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। इसका यूनिट होता है बच्चों किलो जूल मोल इनवर्स, किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। इसका यूनिट थोड़ा सा याद रख लेना, किलो जूल मोल इनवर्स या फिर किलो जूल पर मोल। मैं तो मोल इनवर्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि -1 है, किलो जूल पर मोल भी आप लोग बोल सकते हो इसको, है ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग इसको बोलते हैं। तो हमारे पास एक मेटल था, हम लोग एनर्जी दिए वहाँ पर, वो एनर्जी को यूज़ करके हम लोग इसको बनाए कैटायन, और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। इलेक्ट्रॉन को निकाले जिसके लिए हम लोग को एनर्जी इसको देना पड़ा। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम एंड कन्वर्ट इट इनटू अ पॉजिटिवली चार्ज, मतलब कैटायन को में कन्वर्ट किए हैं, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर मैं उसका ऐसा फॉर्मेट लिख दी हूँ इस टाइप से, M जो है वो कोई भी मेटल हो सकता है, न्यूट्रल होना चाहिए। अब यहाँ पर कंपेयर करते हैं, ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है, ये एल्युमिनियम है। इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका 12, इसका 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, इसका 282, इसका 283। अब अक्रॉस अ पीरियड और डाउन द ग्रुप देखेंगे तो ये अक्रॉस द पीरियड का बात हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहीं पर बता देती हूँ ना, ओके, अब यहीं पर देख लो आप लोग। अब हम लोग अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ क्या होता है वो देख लो। एटॉमिक साइज़ छोटा होता है, ये बड़ा है, ये छोटा होगा, उससे भी ज़्यादा छोटा। क्यों छोटा हो रहा है? क्योंकि न्यूक्लियर पूल बढ़ जा रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है ना अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट, तो न्यूक्लियर पूल बढ़ जा रहा है। वो न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को इनवर्ड पूल करेगा, मतलब अंदर की तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से उनका साइज़ छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स है उनको जोर से कौन खींच के रखा है, न्यूक्लियस अपने तरफ खींच के रखा है। यहाँ पर साइज़ इसके कंपैरिजन थोड़ा बड़ा था, इसका साइज़ छोटा हो गया। साइज़ छोटा हुआ मतलब न्यूक्लियस इसको और ताकत से अपनी तरफ खींच लिया। इसका और छोटा हो गया मतलब यहाँ पर न्यूक्लियस के पास और ज़्यादा ताकत है, वो इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखा है। अगर हम लोगों को यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो एनर्जी देना पड़ेगा। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा बात कि यहाँ न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऐसे मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ेगा वो उतना ताकत के साथ इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा। तो यहाँ हम लोगों को अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा तो एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो अक्रॉस अ पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज कम हो जाता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा हुआ रहता है, ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को पूरा पकड़ के, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जोर से अपनी तरफ खींच के रखता है। तो हम लोग को ज़्यादा एनर्जी दे के वो इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। तो अक्रॉस अ पीरियड जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है बच्चों, ठीक है, बढ़ता है। अब ये तो सामने सामने मेटल आ गया, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ऐसे जाएंगे तो साइज़ क्या होगा, मैं नॉर्मली इस टाइप से बना रही हूँ, ठीक है, इस टाइप से मैं बना रही हूँ। अब साइज़ छोटा हुआ अक्रॉस द पीरियड, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर इंक्रीज़ होगा। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ओके, सो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि साइज़ यहाँ पर डिक्रीज़ हो गया, न्यूक्लियर पूल बढ़ गया, जो क्या करता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपने तरफ एकदम खींच के अट्रैक्ट करके रखता है। ओके, अब यहाँ पर ये 2 पॉइंट आया है, जैसे कि मेटल्स का बात हो रहा है। मेटल्स का लो आयनाइजेशन एनर्जी रहता है और नॉन मेटल्स का थोड़ा हाई रहता है। क्यों? देखो,
स्टार्टिंग में मेटल्स मिले, यहाँ पर नॉन मेटल्स मिले। साइज़ को थोड़ा देखो और बताओ मैं जो यहाँ लिखी हूँ वो सही है कि नहीं। अगर साइज़ बड़ा है तो जो न्यूक्लियस है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को खींचा तो है लेकिन उतना स्ट्रांगली नहीं खींचा है, तो हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन में मतलब थोड़ा सा एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए। लेकिन जैसे आप लोग इधर जा रहे हो तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जा रहा है, जो क्या कर रहा है, न्यूक्लियस बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को जोर से पकड़ के रखा है। और यहाँ पर देखो नॉन मेटल्स मिल रहे हैं, तो नॉन मेटल्स का साइज़ छोटा है और यहाँ पर न्यूक्लियर पुल इतना ज़्यादा है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर खींच के रखा, साइज़ को छोटा कर दिया है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया है। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा कि नहीं लगेगा? बहुत ताकत लगेगा इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में। यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में हम लोगों को बहुत ज़्यादा ताकत लगेगा, डेफिनेटली लगेगा ताकत। तो नॉन मेटल्स को अगर देखेंगे, मेटल्स का अगर देखेंगे तो मेटल्स का लो आयनाइजेशन एनर्जी रहता है, कम एनर्जी में हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे। लेकिन नॉन मेटल्स के केस में बहुत हाई आयनाइजेशन एनर्जी रहता है, बहुत ज़्यादा ताकत दे के हम लोगों को इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पड़ेगा। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर सबसे ज़्यादा हीलियम का होता है बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी। हीलियम का साइज़ बहुत छोटा होता है ना, यहाँ पर दिखाती हूँ, लिखा हुआ है। यस, हीलियम के लिए बोल रहा है। हीलियम का सबसे मतलब हीलियम हैज़ द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सबसे ज़्यादा एनर्जी हीलियम के केस में लगता है। इलेक्ट्रॉन को बाई चांस अगर निकालते हैं हीलियम से, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा। और सीजियम का सबसे कम लगेगा, सबसे लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी लगेगा सीजियम का। सीजियम का साइज़ बहुत बड़ा होता है ना, डाउन द ग्रुप जाओगे क्योंकि पहला ग्रुप में मिलता है, ये मेटल है। सीजियम का साइज़ बहुत बड़ा है। ठीक है, फ्रेंशियम का इसलिए बात नहीं कर रहे हैं कि वो रेडियो एक्टिव है, हटाओ उसको। समझ में आया? फ्रेंशियम जो है उसको हटा देना है हम लोगों को। सीजियम जो है उसका साइज़ इतना बड़ा है कि कहाँ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का दूरी बहुत ज़्यादा है। न्यूक्लियर पुल उतना स्ट्रांग नहीं है कि उसको जाने नहीं देगा इलेक्ट्रॉन को, तो थोड़ा सा एनर्जी दोगे फट से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो सीजियम का सबसे लोवेस्ट, सबसे कम एनर्जी लगता है इलेक्ट्रॉन निकालने में, और सबसे ज़्यादा लगता है हीलियम में। सोच लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पूरा याद रखना। सो अक्रॉस अ पीरियड क्या होता है? अक्रॉस अ पीरियड जाएंगे हम लोग 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288। तो अक्रॉस अ पीरियड नंबर ऑफ शेल सेम है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जिससे साइज़ छोटा हो रहा है। साइज़ छोटा हो रहा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग ईजिली निकाल नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा ताकत देना पड़ेगा। ज़्यादा ताकत देना पड़ेगा, दैट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। और डाउन द ग्रुप जाएंगे हम लोग तो डाउन द ग्रुप में लिथियम है। ठीक है, लिथियम है, लिथियम का हो गया 2 और उसका एक हो गया 1। फिर आ गया सोडियम, सोडियम का हो गया 2, 8, 1। उसके बाद आता है पोटेशियम, पोटेशियम का हो गया 2, 8, फिर हो गया 8, फिर आएगा 1। तो कंपेयर करो आप लोग, डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो साइज़ कैसे बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल भी बढ़ रहा है, सब चीज़ बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, साइज़ बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। और डाउन द ग्रुप देखोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी होता है, क्योंकि न्यूक्लियस और लास्ट शेल के बीच का दूरी इतना है कि थोड़ा सा एनर्जी दोगे निकल जाएगा। लेकिन जो छोटा साइज़ है ना, जिसका छोटा साइज़ होता है तो शेल लोग न्यूक्लियस के पास होते हैं, तो न्यूक्लियर पुल बहुत ज़्यादा होता है। न्यूक्लियस उन लोगों को पूरा टाण के खींच के रखता है, जाने देता नहीं। अगर निकलेगा भी ना इलेक्ट्रॉन तो बहुत ताकत देना पड़ेगा। तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी लो होता है, डिक्रीज होता है, थोड़ा सा दोगे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। सबसे ज़्यादा होता है, सबसे कम होता है सीजियम का, सबसे लो आयनाइजेशन एनर्जी। मैं यहाँ पर वही चीज़ लिखी हूँ। और यहाँ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, जो भी अरेंज वाला क्वेश्चन देता है ना, वो नॉर्मली जो भी क्वेश्चन जहाँ भी दिखेगा तो उनको पीरियड और ग्रुप के हिसाब से सजा देना। फॉस्फोरस, सिलिकॉन, पोटेशियम और सोडियम। ठीक है, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, पोटेशियम, सोडियम, ये 11, सोडियम आएगा 11, फिर सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस, फिर ये। पर इसको हम लोग अगर पीरियोडिक टेबल में सजाएंगे तो कैसे, इसके नीचे के आएगा, यहाँ ऐसे ही आएगा। तो 11, 14, 15 और ये 19,
ली ना की। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी मतलब बड़ा से छोटा, तो हम लोग अक्रॉस अ पीरियड जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डिक्रीज होता है। तो बड़ा से छोटा सबसे ज़्यादा किस में लगेगा? फॉस्फोरस में, फिर सिलिकॉन, फिर सोडियम, फिर सबसे कम पोटेशियम में। करो आप लोग भी करो। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बड़ा से छोटा, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। मेरा तो आंसर ये निकला, आप लोगों का भी यही निकला होगा। फॉस्फोरस है पहले, फिर सिलिकॉन है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम है। ओके, अब सेकंड नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, छोटा से बड़ा। पहले इसको सजा लो रे भाई, बड़ा नाटक है नहीं नहीं यार, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ये 19 है, ये 11 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 8 है। तो लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन, इसके नीचे सोडियम, इसके नीचे पोटेशियम। फट से सजाना है ऐसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटा से बड़ा। तो अक्रॉस अ पीरियड ऐसे जाओगे तो कम होता है, बढ़ता है रे, क्या कर रही हूँ मैं। और डाउन द ग्रुप जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है, कम कम लगता है ना, साइज़ की वजह से। रीज़न सब बता चुकी हूँ मैं। छोटा से बड़ा यहाँ पर बोल रहा है। सबसे कम किस में लगेगा भाई? पोटेशियम बाबा में, फिर सोडियम बाबा में, फिर लिथियम में, फिर कार्बन में, फिर ऑक्सीजन में। ऐसे सेम तो ये उतरेगा रे, सेम यही उतरेगा। बताओ, ऐसे भी क्वेश्चन देता है, दिमाग खराब कर देता है ना। ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बचा है, 2 और टॉपिक बचा है नेक्स्ट, पर वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। क्यों? मुझे लग रहा है बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक अच्छे से पढ़ना, अच्छे से प्रिपेयर करना, बार बार वीडियो देखो, बार बार समझो। जितना बार देखोगे ना, मैं तो बोल रही हूँ उतना कम है, क्योंकि क्लास 10 है रे बाबू, 10th क्लास है। अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से हर चीज़ को समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो जैसे भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर लोगे। ठीक है, क्या लिखी हूँ, कैसे समझाई हूँ, क्या इंपॉर्टेंट बताई हूँ, उसको लिखते चलो, बार बार देखो तो समझ में आएगा और दिमाग में बैठ जाएगा। इसलिए बोल रही हूँ उसको चला के छोड़ देना और सुनते रहना, ताकि आगे चलकर प्रॉब्लम नहीं होगा। पहला पार्ट में हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी तक पढ़े, क्वेश्चन उसका भी सॉल्व कर लिए, 1-2 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे, जो कि छोटा सा ही रहेगा। और कहीं भी अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग आराम से लिख सकते हो। नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो, सामने में नंबर फ्लैश होता होगा, उसमें व्हाट्सएप करो अपना क्वेश्चन, जो भी डाउट है। क्लियर? और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से करना। थैंक यू।